दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो डेली बेस पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो चर्चा यहाँ पर करते हैं विद सल्यूशन, तो यह आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न से। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को एक साथ देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न 51 नंबर है। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड ज़रा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सी उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वहाँ पर हम उपराष्ट्रपति को कार्यभार के तौर पर बैठा देंगे। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया गया है अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया, यदि वहाँ पर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि राष्ट्रपति या एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यहाँ पर भी होगा हमारा बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी अगर उपस्थित ना हो तो उपस्थित जो होगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। देखते हैं चारों ऑप्शनों में से। ए भारत का प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा कार्यभार के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार
दिया गया है? ए 39वें अनुच्छेद में, बी 40वें, सी 42वें, डी 44वें। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो कौन सा संविधान संशोधन है? डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य उपमंत्री मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। तो किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या सलाह पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ए राष्ट्रपति का आशय, बी राष्ट्रपति का निर्देश, सी राष्ट्रपति का विवेक, डी राष्ट्रपति की सहमति। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रपति का आशय।
व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। राष्ट्रपति का आशय या अभिव्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के सदनों को संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना यदि बैठक में है तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोकसभा अधिसूचना के द्वारा देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, वह संसद का एक संघटक भाग है। बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो इन दो ही ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हमारा होगा बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर कथन और कारण के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं कथन क्या कह रहा है। ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण देखेंगे यहाँ पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब दोनों सही हैं तो देखेंगे यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो यहाँ पर ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। तत्साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी, जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है अधिनियम बन जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से
संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था ए हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियम विधेयक, सी भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक, डी दहेज प्रतिषेध विधेयक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंतरिक वीटो या अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक घर पर संशोधन विधेयक पर अपने पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया था। आंतरिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाहीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी हमारा उत्तर सही था। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखते हैं यहाँ पर इसके व्याख्या को। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 111 के तहत। क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को, डी राज्यसभा के सभापति को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं? ए राजदूतों की नियुक्ति, बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, डी लोकसभा भंग करना, ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी विधेयकों पर स्वीकृति देना।
संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ए. संसद का सत्र आहूत करना। बी. संसद का सत्रावसान करना। सी. संसद की बैठक स्थगित करना। डी. अध्यादेश जारी करना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. अध्यादेश जारी करना। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ए. अनुच्छेद 121। बी. अनुच्छेद 142। सी. अनुच्छेद 143। डी. अनुच्छेद 124। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ए. अनुच्छेद 360। बी. अनुच्छेद 123। सी. अनुच्छेद 200। डी. अनुच्छेद 356। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. अनुच्छेद 123। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 356। बी. अनुच्छेद 360। सी. अनुच्छेद 200। डी. अनुच्छेद 123। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी. अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ए. 1 माह। बी. 6 सप्ताह। सी. 8 सप्ताह। डी. 6 माह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं किसकी नियुक्ति की जाती है। ए. नंबर 1 दिया है वित्त आयोग अध्यक्ष, तो यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नंबर 2 है योजना आयोग के अध्यक्ष, तो योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो 2 जहाँ पर हो वह तो हम बिल्कुल काट देंगे ऑप्शन के अनुसार। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कट जाएगा। तीसरा वाला चेक कर लेंगे हम, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो यह तो बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर 1 और 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 का 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल, डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर राज्यपाल की भी करता है और इसके साथ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है। भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर यहाँ पर लगाएंगे हम डी, यह चारों, यानी कि यह तीनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि नियुक्ति। तो यहाँ पर ए वाला आंसर हो जाएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में, डी अनुच्छेद 310 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 160 में। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 32। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 143 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर 43 वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियाँ, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। अतः विकल्प ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए अध्यादेश का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों को संदेश भेजना, डी क्षमादान करना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी संसद के सदनों को संदेश भेजना।
देखते हैं इसकी व्याख्या को। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमादान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। इन चारों ऑप्शनों में से राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, यानी कि एक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं प्राप्त है, तो वह हो जाएगा हमारा बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। और क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, आपातकालीन घोषणा प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, सी कार्यपालिका शक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो कूट के माध्यम से इसका हमको सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से इसको प्राप्त हैं। ये दिया है वास्तविक और लोकप्रिय, तो यह तो गलत होगा, यानी कि एक जहाँ है वहाँ हम इस ऑप्शन को काट सकते हैं पहले से ही। नंबर 2 देखते हैं, औपचारिक और विधिक, तो बिल्कुल सही है, 2 तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे मिलाएंगे, देखेंगे इसको हम। राजनीतिक और नाम मात्र, तो यह भी गलत है, यानी कि तीसरा भी गलत है हमारा, तो तीसरा यहाँ पर है, यह गलत हो जाएगा। डी वाला बचेगा सिर्फ, ओनली वन, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। यह भी कोर्ट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक दिया गया है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखेंगे लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो यह हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को गलत है, और दूसरा गलत है, दूसरा जहां हो उसको हम ऑप्शन को काट सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी। एक और देखते हैं सही कौन सा है।
नंबर 3 नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के प्रतिवेदन को, तो यह भी सही है। अगर कोड के ऑप्शन से जाएं तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर सही निकलना है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा और सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी लोकसभा को भंग करना, डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो कौन सा राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है? तो बी वाला हो जाएगा हमारा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। यह राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी राष्ट्रपति को। व्याख्या देखेंगे इसकी हम 3 पॉइंट के माध्यम से। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। नंबर 2 किसी भी समय राष्ट्रपति के अध्यादेश या आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 3 राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। इन चारों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ए स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी केंद्रीय मंत्रिमंडल भाषण तैयार करके देगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ए बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से या पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, डी तमिलनाडु से। तो इसका भी राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह भी बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के चौथे राष्ट्रपति ए श्री वी गिर थे, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली थे। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरि थे। अगला क्वेश्चन सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? ए
एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी एन संजीव रेड्डी, डी ज्ञानी जैल सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी आर वेंकट रमन। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कौन सा आसीन नहीं रहा? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ए वी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के आर नारायणन, डी जाकिर हुसैन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वी गिरी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। या अगले क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ा सा। भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए जस्टिस एस.सी. महाजन, बी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी.एन. भगवती, डी जस्टिस बी.के. मुखर्जी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। निम्न में से कौन असंगत है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। यह तीनों अगर देखा जाए, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह राष्ट्रपति के पद पर थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसलिए यह अलग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है?
ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 12वां क्रम है राष्ट्रपति के रूप में। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी वीवी गिरी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई ज्ञानी जैल सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी ली कॉर्बूजियर द्वारा, सी एडविन लुटियंस द्वारा, डी तरुण दत्त द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से राष्ट्रपति भवन जिसने भी डिजाइन किया था उसका नाम है हमारा सी एडविन लुटियंस द्वारा। देखेंगे यहाँ पर एडविन लुटियंस की व्याख्या को जानेंगे। इसके बारे में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर आज हमने 50 से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की विद सॉल्यूशन जहाँ इसकी ज़रूरत थी। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को एक साथ देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो। और साथ में एक सूचना और कि अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यहाँ पर जो रेलवे की बुक का सलूशन कराया जा रहा था उसका कंप्लीट सलूशन हो चुका है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान की 23 महत्वपूर्ण क्लासें की प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख सकते हैं। उसके साथ में 18 रसायन विज्ञान की क्लासें हैं, उन सभी क्लासों को वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल की कम से कम 15 क्लासेस होंगी, उन क्लासों को भी आप देखेंगे। वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ही चर्चा की गई है। और उसके साथ में आधुनिक भारत, प्राचीन इतिहास की सब हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी को आप वहाँ पर देख सकते हैं।
तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।